राधे राधे प्रिय दर्शकों। 3 दिन हो गया था राजभान जी अपने कमरे से निकले नहीं थे। बेटे बहू को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनके पड़ोसी दोस्त ने कहा, बेटा साहिल, तुम्हारे पिताजी कहीं बाहर गए हैं क्या? 3 दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई, बाहर भी नहीं निकले। नहीं तो जब भी मैं घर के सामने से निकलता था तो यही घर के सामने वो बैठे रहा करते थे। साहिल ने कहा, नहीं, घर पे ही हैं, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। लेकिन उनके पड़ोसी मित्र ने कहा, ऐसी बात है तो मैं उनसे खुद ही जाकर मिल लेता हूँ। जैसे ही पड़ोसी दोस्त साहिल के घर के अंदर आए और उनके घर से राजभान जी के कमरे तक जाने लगे तो बाहर से ही बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन यह बदबू किस चीज की थी? जब उनके कमरे के पास पहुंचे तो पता चला कि यह बदबू तो राजभान जी के कमरे से ही आ रही है। किसी तरह से नाक को दबाकर दरवाजे को धक्का दिया गया तो अंदर क्या देखते हैं कि राजभान जी अपनी खाट से नीचे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी मृत्यु 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। दो दो बेटे और बहू घर में होने के बाद भी बूढ़े पिता की लाश 3 दिनों तक कमरे में पड़ी रही। बहू बेटियों को पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? यह कहानी को जानने के लिए चलते हैं कुछ दिनों पहले, जब राजभान जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। उनका गांव में नाम था, पैसे रुपयों की कोई कमी नहीं थी। घर एक बहुत बड़ी हवेली जैसे बना हुआ था। राजभान जी के 2 बेटे साहिल और समर। राजभान जी ने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर अलग अलग बिजनेस के लिए तैयार कर दिया था। दोनों बेटों की अपनी अलग अलग बिजनेस थी। बहुत खुशहाल दुनिया थी। लेकिन समय के साथ साथ राजभान जी अब कमजोर और बूढ़े हो चले थे। हालांकि पैसा उनके पास इतना था, यदि वह चाहते तो अपनी सारी उम्र बैंक से पैसे निकालकर अपना बैठकर खा सकते थे। लेकिन पैसे से किसी की सेवा नहीं हो जाती। सेवा करने के लिए कोई अपना होना चाहिए। राजभान जी की पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी थी। राजभान जी अब अपना बिजनेस छोड़कर घर में ही रहते। राजभान जी ने दोनों बेटों और बहुओं से कहा कि अब बारी बारी से आकर तुम लोग घर पर रहो और हमारी सेवा करो। दोनों बेटों में काफी बहस हुई। उसके बाद यह फैसला निकला कि माता और पिता को हम दोनों अलग अलग बांट लेते हैं। पिताजी बड़े बेटे साहिल के पास और माँ छोटे बेटे समर के साथ। छोटी बहू अपनी सास का इतना अच्छे से ध्यान नहीं रखती थी कि उनकी दवाइयाँ और उनकी सेवा हो सके। बीमार होने की वजह से सासू माँ जल्दी ही स्वर्ग सिधार गई। राजपाल जी को अपनी पत्नी की मौत का बहुत सदमा लगा। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा कि मेरी पत्नी इतने कम दिनों की मेहमान थी। मेरे बेटों ने मुझे और मेरी पत्नी को अलग कर दिया। अंतिम समय में मैं अपनी पत्नी के पास नहीं रह सका, क्योंकि पत्नी के मरने के कई घंटों के बाद समर ने यह खबर दिया कि माँ इस दुनिया में नहीं रही। राजभान जी के पास जो भी बैंक में पैसे थे, किसी न किसी बहाने साहिल निकाल कर खर्चा करवाता रहता था। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा भी हुआ करता था। समर ने कई बार कहा कि पिताजी के बैंक में जो पैसे हैं, उसमें मेरा भी अधिकार है। तो साहिल ने बोल दिया कि तुमने तो माँ को लिया था माँ की सेवा करने के लिए, अब माँ इस दुनिया में नहीं है, तेरा तो जल्दी ही पीछा छूट गया। 2 महीने में ही माँ स्वर्ग सिधार गई। अब यहाँ मेरे पास बाबूजी हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, तो उनके पैसे हम क्यों नहीं लेंगे? आखिर बाबूजी का बोझ जो हमारे ऊपर है। कुछ दिनों तक तो साहिल की पत्नी अपने ससुर की सेवा मन लगाकर करती, समय से खाना दे देती, बस और क्या सेवा करेगी। लेकिन जैसे जैसे उनके बैंक के पैसे खत्म होते गए और इधर राजभान जी कमजोर होते गए, उन्हें खांसी ने पकड़ लिया। कमर और घुटनों का दर्द हमेशा रहने लगा। अब वह चल फिर भी नहीं पाते थे। बच्चों के पास थोड़ा बैठ जाया करते थे तो राजभान जी की बहू बहुत गुस्सा करती थी। बाबूजी, मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर में मत बैठा किए। आप एक तो नहाते नहीं हैं, आपको खांसी आती रहती है, आपके कपड़े गंदे रहते हैं, आपके शरीर से बदबू आती है और आप
उठकर किसी भी जगह बैठ जाते हो, किसी भी बिस्तर में, कुर्सी में, सोफे में। जब मैंने आपका एक बिस्तर अलग से कर दिया है, तो आप उसी में क्यों नहीं बैठते? फिर उसने एक उपाय सोचा कि बाबूजी यदि हाल में रहेंगे, तो सब जगह बैठते ही रहेंगे, बदबू फैला रहे, हमारे दोनों बच्चों को कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। इसीलिए साहिल की पत्नी अपने ससुर को पीछे के स्टोर रूम में उनका बिस्तर लगा दिया और कहा, बाबूजी, अब आप यहीं पड़े रहो आराम से। हम आपको खाना, चाय, नाश्ता, पानी सब यहीं दे दिया करेंगे। साहिल का बेटा जो 15-16 साल का था, उसने कहा भी, माँ, तुम ये क्या कर रही हो? उस स्टोर रूम में कितनी गंदगी है, जाले मकड़े हैं, सांस लो तो सारी धूल मुंह के अंदर चली जाती है। इस तरह से तो दादाजी उस कमरे में और बीमार हो जाएंगे। तुम यही हॉल में दादाजी को क्यों नहीं रहने देती? गुड़िया ने भी यही कहा कि माँ, दादाजी को यहीं रहने दो। लेकिन साहिल की पत्नी अपने दोनों बेटे राजू और गुड़िया की बातें नहीं मानी। उन्हें डांटकर कहने लगी कि घर के बड़े जो फैसला लेते हैं, उसमें बच्चे नहीं बोलते। तुम लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। घर की जिम्मेदारियां संभालना मेरी जिम्मेदारी है। जब से राजभान जी को स्टोर रूम में कर दिया गया था, तो उन्हें समय से खाना भी नहीं मिलता था, क्योंकि साहिल की पत्नी को ससुर को खाना देना भूल जाता था। वह अपने इधर कामों में लगी रहती। कभी 2 बजे, कभी 3 बजे जब उसे याद आता कि अरे मैंने तो बाबूजी को खाना नहीं दिया, तो जो भी बचा रहता वह एक थाली में सब एक ही साथ रखती और ले जाकर उसी दरवाजे के चौखट तक रखकर कह देती, खाना रखा है बाबूजी, खा लेना। वहीं एक लोटा पानी रख देती। इससे ज्यादा अब राजभान जी के जिंदगी में कुछ नहीं था। राजभान जी बीमार तो थे ही, बहू के इस तरह से खाने पीने और सेवा करने की वजह से धीरे धीरे बहुत कमजोर होते गए। एक समय ऐसा आया कि जब राजभान जी अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा भी कि साहिल से बात करवा दो, वह मुझे हॉस्पिटल लेकर चले। लेकिन साहिल की पत्नी ने साहिल को यह नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी अब ज्यादा बीमार हो गए हैं। 2 दिन से उनकी थाली ऐसे ही पड़ी रहती थी। वह कुछ खाते भी नहीं थे, और खाएं भी तो कैसे? जब बची हुई रोटी सूख जाती थी, उनके दांतों में वह रोटी नहीं टूटती थी, क्योंकि अब उनके दांत तो गिर चुके थे। इसी तरह से वह दाल में या पानी में भिगोकर रोटी खाया करते थे। चावल खाते थे तो उनको खाते ही खांसी आने लगती थी। वैसे भी बहू सब सूखा सूखा और कड़क कड़क खाना बचा हुआ उन्हें दिया करती थी। कभी तो बासी भोजन भी ले जाकर दे देती थी। इसीलिए 2 दिनों से जैसा थाली देती थी वैसे ही पड़ी रह जाती थी। लेकिन फिर साहिल की पत्नी ने सोचा कि जब बाबूजी खा ही नहीं रहे, तो मैं उन्हें खाना लेकर नहीं जाऊंगी। 3 दिन से वह बाबूजी के कमरे में खाना लेकर भी नहीं गई। शायद बीमारी के इसी वजह से 3 दिनों में उनकी मौत हो गई। जब उनके दोस्त उनके घर के सामने से निकले, तो पूछने लगे कि राजभान जी घर से निकलकर यहीं घर के सामने धूप में बैठे रहा करते थे और आते जाते लोगों से बात करते थे, लेकिन 3 दिनों से वह दिखाई नहीं दे रहे। क्या हुआ? जब वह इतना सुनते हैं कि शायद बीमार है, तो वह अपने दोस्त के कमरे तक जाते हैं। बदबू बहुत थी, इतनी गंध आ रही थी कि जैसे कोई चूहा मर के सड़ रहा हो। इसी तरह से सब लोग नाक मुंह दबाकर राजभान जी के कमरे तक जाते हैं, और जैसे ही कमरा खोलते हैं, तो राजभान जी अपनी चारपाई के नीचे पड़े। बदबू उनके शरीर से ही और उनके कमरे से आ रही थी। सब लोग वहां से वापिस आते हैं। उनके दोस्त उनके घर से आकर सब गांव में चिल्ला चिल्ला कर खबर फैला देते हैं, राजभान जी के बेटे कितने गैर जिम्मेदार हैं। अरे, राजभान भाई का तो 3 दिनों से मुर्दा शरीर उसके घर के अंदर पड़ा है। उसके बहू बेटों को खबर भी नहीं। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। छोटा बेटा और बहू भी आ गए। दोनों बेटे अंदर बहस करने लगे कि कौन पिताजी की लाश को उनके कमरे से बाहर निकाले। लेकिन दो में से कोई तैयार नहीं था। तो फिर राजू ने कहा, पापा चाचा, मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूँ
यदि आप लोग नहीं निकालना चाहते तो बीएमसी से किसी सरकारी सफाई वाले को बुलाकर उन्हें कुछ पैसे देकर आप उस कमरे को साफ करवा सकते हैं। यह बात तो दोनों भाइयों समर और साहिल को जमी, लेकिन उसके लिए उन्हें पैसे खर्च करने थे। वह सफाई वाला 1000 रुपए लिए बिना यह काम नहीं करता। अब बात यह थी कि दोनों भाई पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। बाहर बैठे हुए गांव के लोग बोल रहे थे, 3 दिन तो हो गया, अब कितना और सड़ाओगे अंदर लाश को? बाहर निकालो, अंतिम क्रियाकर्म करो। कैसे बच्चे हो तुम लोगों के रहते हुए? पिताजी की लाश 3 दिन से कमरे में सड़ रही थी। थू है ऐसी औलाद को, धिक्कार है ऐसे बेटों पर। तरह तरह की बातें बाहर हो रही थी। किसी तरह से अपनी लाज बचाने के लिए उन्हें पैसे खर्च करने ही पड़े। बीएमसी से एक सफाई वाले को बुलाया गया और वह वहां से लाश को निकालकर उसमें फ्रेशनर और सेंट वगैरह छिड़क कर आंगन में लेटा दिया। चारों तरफ खुशबू वाली अगरबत्ती जलाई गई। दोनों बहुएं कमरे को साफ करने के लिए घुसी तो पहले उन्होंने रूम फ्रेशनर डालकर उस बदबू को कम किया। फिर छोटी बहू ने कहा कि मेरे घर में माँ जी भले मरी थी, लेकिन उनके एक भी जेवर हमें हाथ नहीं लगे हैं। तो जेवर जरूर पिताजी के पास ही होंगे और पिताजी के पास जो भी पैसे होंगे वह मैं भी लूंगी। दोनों बहुएं आपस में छीना झपटी करने लगी। उसी कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। दोनों ने उस अलमारी को खोला तो उसमें माँ जी के गहने और नगद नगद पैसे भी थे। दोनों बहुएं पैसे और गहने एक दूसरे के हाथ से छीनने लगी तो जेवर कुछ गिरकर वही मलमूत्र में गिर गए, क्योंकि राजभान जी मरने से पहले जगह जगह मलमूत्र भी त्याग कर दिए थे। उनका शरीर इतना कमजोर था कि वह बाहर निकल भी नहीं पाए थे। लेकिन दोनों बहुएं ने नाक दबाकर सासू माँ के जेवर को उठाने लगी। कुछ पैसे और कुछ जेवर दोनों बहुओं के हाथ में जो जैसा आया उन्होंने ले लिया और फिर उस रूम को साफ कर दिया। फिर घूंघट लगाकर आंगन में रखे हुए शव के पास जाकर रोने का नाटक करने लगी। बाबूजी इतना जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? अभी 2 महीने पहले तो सासू माँ छोड़कर गई थी। बाबूजी कुछ तो सेवा का समय दिए होते। हम दोनों बेटे बहू दोनों को अपने अपने पास लाए, लेकिन ना तो सासू माँ ने छोटी बहू को सेवा करने का मौका दिया और बाबूजी ना तो आपने बड़ी बहू को सेवा करने का मौका दिया। यह कहकर दोनों मगरमच्छ की आंसू बिलख बिलख कर रोने लगी। फिर कुछ ही समय के बाद जब पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया तो जाकर उस घर में सबको शांति मिली। 13वीं के बाद आए हुए मेहमान रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले गए। अब माता पिता के जाने के बाद दोनों भाई अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। इधर साहिल का बेटा राजू भी समय के साथ साथ बड़ा होता गया। उसकी भी उसके मनपसंद के लड़की से शादी हो गई और साहिल की बेटी गुड़िया का भी ब्याह हो गया। वह भी अपने ससुराल चली गई। गुड़िया अपने घर संसार में व्यस्त रहने लगी। राजू की पत्नी कुछ दिनों तक तो अपने सास ससुर के साथ अच्छे से रहती, उनका मान सम्मान करती, लेकिन धीरे धीरे साहिल की पत्नी बीमार रहने लगी। राजू की पत्नी अपनी सास की सेवा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह नए मॉडल जमाने की बहू थी। उसे सास की सेवा करना, कपड़े धोना और उनका इस तरह से घर में खांसते छींकते रहना पसंद नहीं था। अब साहिल और साहिल की पत्नी को कौन अलग अलग लेकर जाए, क्योंकि साहिल का तो एक ही बेटा था। पहले साहिल और समर 2 भाई थे, इसीलिए माता पिता को अलग अलग करके बांट लिए थे। लेकिन जब साहिल बूढ़ा हुआ तो वह किसके पास अपनी पत्नी को भेजे और किसके पास खुद, क्योंकि उसका तो एक ही बेटा राजू था। साहिल की पत्नी जब भी अपने सास ससुर को परेशान करती, साहिल अपने बेटे से राजू से शिकायत भी करता तो राजू कह देता, पापा आप शिकायत ना करे तो ही अच्छा है,
आपने दादाजी के साथ क्या किया, यह मेरी पत्नी तो नहीं देखी, लेकिन मैंने देखा है, जो जैसे करता है, उसको वही परिणाम मिलता है। फिर भी दादाजी, आप दोनों मम्मी-पापा मेरे पास हो और जितना भी मेरी पत्नी कर रही है, उतने में ही आपको खुश रहना चाहिए। साहिल की पत्नी को कई दिनों से बुखार था, खून की कमी और कमजोरी थी। जब चेकअप करवाया गया, तो साहिल की पत्नी को टाइफाइड और डेंगू की भी बुखार थी। बहुत दवाइयां करवाने के बाद भी साहिल अपनी पत्नी को बचा नहीं सका। उसी उम्र में लाकर जिंदगी में खड़ा कर दिया था, जिस उम्र में राजभांजी अपनी पत्नी को खो चुके थे और अकेले पड़ गए थे। आज समय साहिल को वहीं लाकर खड़ा कर दिया था। साहिल अब अकेला पड़ गया था। साहिल का बेटा राजू और उसकी बहू अपने ससुर को देखकर घिनाती थी। कहती थी, पिताजी, जब देखो आपको खांसी आती रहती है। आप रोज रोज नहाते नहीं हो, कहीं भी बैठ जाते हो, किसी भी बिस्तर में बैठ जाते हो। यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक ही बिस्तर में रहा करो, जो मैंने आपके लिए दिया है। कुछ दिन ऐसा ही बीतता गया। साहिल भी कमजोर और खांसी की वजह से अब उस हाल में नहीं रहा गया, क्योंकि साहिल की बहू ने अपने ससुर को पीछे के स्टोर रूम में लाकर कर दिया। अब साहिल को वह बात याद आने लगी, जब उसकी पत्नी ने यह बोल दिया था, बाबूजी, आप नहाते नहीं हो, बीमार रहते हो, बार बार खांसते रहते हो, तो मेरे बेटे राजू और मेरी बेटी गुड़िया को भी आपकी बीमारियों का इन्फेक्शन हो जाएगा और हम लोग भी तो इन्फेक्शन से पीड़ित हो सकते हैं। इसीलिए आप पीछे के स्टोर रूम में रहो और वहीं खांसते रहो, चाहे जो करो। साहिल के साथ भी वही होता जैसा उसके पिताजी के साथ। जब राजू की पत्नी को कभी याद आता कि बाबूजी को खाना देना है, तो दिन में कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, एक बार उन्हें खाना लाकर सब खाना एक ही थाली में भरकर दे दिया करती थी। ऐसा लग रहा है कि एक हाथ की हुई दूसरे हाथ को मिल रही है। साहिल मन मार कर वहीं पड़ा रहता और अपनी खांसी और बीमारी से परेशान रहता। इधर समर समर की कोई औलाद ही नहीं हुई और वह दोनों पति पत्नी भी समय के साथ साथ बूढ़े और कमजोर हो गए थे। एक दिन यह खबर आई कि समर को लकवा मार गया है। उसकी पत्नी उसके साथ बहुत परेशान है। उन दोनों की सेवा करने वाला कोई नहीं है। वही बूढ़ी पत्नी अपने पति को इधर उधर घसीट कर हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसकी सेवा करती है। वह भी अपनी मुसीबतों से जूझ रहे थे। उनकी तो कोई औलाद भी नहीं थी जो उन्हें दिन में एक बार भी खाना दे दे। साहिल की पत्नी को मरे हुए 2-3 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी बेटी गुड़िया को यह खबर नहीं थी, क्योंकि साहिल की बहू ने अपनी माँ का अंतिम दाह संस्कार नहीं करवाया था। उसने अपनी माँ के मुर्दा शरीर को मेडिकल कॉलेज के लिए दे दिया था और कहा, पिताजी, माँ के लिए अच्छा है और समाज के लिए भी। आप अपना मुंह बंद करके रहो, यदि इस घर में रहना है तो। मजबूर लाचार साहिल कुछ कर नहीं पाया था। जब गुड़िया को लगा कि कई महीनों से माँ और पिताजी की कोई खबर नहीं, भैया भाभी ने बात भी नहीं की, तो वह खुद ही अपने माता पिता से मिलने घर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, तो उसकी माँ कहीं दिखाई दे नहीं रही थी और ना ही कहीं उसके बाबूजी दिखाई दे रहे थे। तो उसने कहा, भाभी, माँ नजर नहीं आ रही? साहिल की बहू आंसू बहाते हुए कहती है, अरे गुड़िया, माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं। 2-3 महीने हो गया। हम लोग इतने दुख में थे कि तुम्हें खबर करना ही भूल गए। गुड़िया अपनी माँ की यह खबर सुनकर बिलख बिलख कर रोने लगी। भाभी, अंतिम समय में तो बता देना चाहिए, आखिर माँ को हुआ क्या था? क्यों, कैसे माँ इस दुनिया से अचानक से चल बसी? राजू की पत्नी ने कहा, माँ को टाइफाइड और डेंगू की बीमारी हो गई थी। यह सब इतना जल्दी हो गया कि हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए। अब क्या? रो रो कर गुड़िया का बुरा हाल था। फिर उसने पूछा, पिताजी कहाँ हैं? तो राजू की पत्नी ने बताया
पिताजी का मन अब यहाँ नहीं लग रहा था, इसीलिए वह पीछे के स्टोर रूम में खुद ही रहने चले गए। बोले वहाँ मेरे बाबूजी रहते थे, उसी कमरे में मेरे बाबूजी की यादें हैं, तो मैं उसी कमरे में अकेला रहूंगा। गुड़िया जब अपने पिता साहिल के कमरे में गई, तो उस कमरे से बड़ी बदबू आ रही थी, क्योंकि ना तो कोई इस कमरे को साफ करता था, ना ही झाड़ू पोछा कुछ भी। और पिताजी को ना कोई नहाने को पानी देता और ना ही उनके कपड़े धोता, ना कोई देख रेख करता। उसे अपने दादाजी की याद आने लगी कि किस तरह से राजभान उसके दादाजी इसी कमरे में अकेले पड़े रहते थे और उसकी माँ उसका ध्यान नहीं रखती थी। यह सोचकर उसका दिल तड़प उठा कि कहीं उसके पिता के साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। एक दिन उसके पिता भी इसी कमरे में मरे पड़े रहें और किसी को खबर ना लगे। उसने कहा, पिताजी आप मेरे साथ चलिए, मैं यहाँ आपको इस हालात में नहीं छोड़ सकता। अब मुझे पता चल गया कि भैया और भाभी के इरादे क्या है। वह दोनों आपकी सेवा करना ही नहीं चाहते। आपको भी दादाजी की तरह ना खाना मिलता होगा, ना कुछ। उसने देखा कि अभी भी वहीं पर एक जूठी थाली पड़ी थी, जिसमें से सूखी-सूखी रोटी और सूखा सा चावल, दाल उसमें नहीं था। जो भी दाल दी थी राजू की पत्नी ने, उसी में रोटी डुबा-डुबा कर एक रोटी खा गए थे साहिल। गुड़िया यह सब देखकर तड़प-तड़प कर रोने लगी, बाबूजी मेरे साथ चलो। लेकिन साहिल ने कहा, बेटी तुम्हारे भी ससुराल में तुम्हारे सास ससुर, पति, देवर, ननद, बहुत बड़ा तुम्हारा परिवार है। मैं वहां जाकर तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तुम मुझे मेरी किस्मत पर यहीं छोड़ दो। गुड़िया से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपनी भाभी को बहुत भला बुरा बोली, भाभी क्या तुम्हारे मायके में ऐसा ही होता है? क्या इसी तरह से तुम्हारे माता पिता को खाना दिया जाता है, जैसा कि तुम मेरे पिताजी को दे रही हो? तुमसे अकेले पिताजी संभाले नहीं जाते। मेरे पिताजी की इतनी बड़ी हवेली, इतनी प्रॉपर्टी, क्या कमी है? तुम इसमें अकेला राज कर रही हो और मेरे पिताजी को समय से 2 टाइम का भोजन नहीं दे सकती। शाम को जब राजू आया, तो राजू की पत्नी ने अपनी ननद की बातों को बढ़ा चढ़ाकर राजू से बताया। फिर राजू भी गुस्से में आया और गुड़िया के साथ झगड़ा कर लिया और कहा, आज के बाद तू मेरे घर कभी मत आना। गुड़िया रोते हुए उस घर से तो निकल गई, लेकिन उसको उसके पिताजी की चिंता खाए जा रही थी। वह पड़ोस में अपने एक अंकल के घर से उनका फ़ोन नंबर ले लेती है, क्योंकि वह अपने भाई और भाभी के मोबाइल में तो फ़ोन कर नहीं सकती थी। इसीलिए वह अपने घर जाकर कुछ दिनों तक तो बात नहीं की, लेकिन जब महीने 2 महीने बीत गए, तो उसने अपने पिता की खबर लेने के लिए पड़ोस वाले अंकल को कॉल करके पूछा, अंकल क्या आप मुझे मेरे पापा से एक बार बात करवा सकते हैं? अंकल ने कहा, ठीक है बेटा। तो गुड़िया ने कहा, आप ये भैया भाभी से मत बताना कि आप मुझसे बात करवाने के लिए उनके पास जा रहे हैं। आप यह बोल देना कि मैं साहिल अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। वह पड़ोस वाले अंकल साहिल के रूम तक चले जाते हैं और चुप्पे से उन्हें यह बताते हैं कि लो तुम अपनी बेटी से बात कर लो साहिल, तुम्हारी बेटी ने फोन किया है। साहिल जब अपनी बेटी से बात करते हैं तो बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। परेशानी तो गुड़िया को पता ही थी, लेकिन आज पिताजी के इस आंसू कुछ अलग कह रहे थे। गुड़िया ने पूछा, पापा क्या हुआ है बताओगे? तो साहिल रो रो कर कहने लगे, गुड़िया मैंने खाना खाने से मना कर दिया कि बहू इस तरह से मुझसे बासी रोटी और दाल नहीं खाया जाता। तुम मेरे लिए कुछ नरम सा हलवा बनाकर लाओ। बहुत दिन हो गया सूजी का हलवा नहीं खाया हूँ। बहू गुस्से में आकर पूरा खाना की थाली मेरे ऊपर फेंक दी और जब घर गंदा हो गया तो उस पर भी उसे गुस्सा आया और वह मुझे बेलन से पीटने लगी और कहने लगी, बुढ़ा तू कब मरेगा? सास तो आते ही मर गई, पीछा छूटा। तुझे छोड़कर गई है मेरे इस जी का जंजाल और तेरी बेटी भी यहाँ आकर मुझसे झगड़ा करके गई है।
बड़ी आई, अपने पिता का ख्याल रखने वाली। इतनी ही चिंता है तो तू जा, अपनी बेटी के घर ही क्यों नहीं चला जाता? गुड़िया ने कहा, पिताजी बहुत हो गया, भैया भाभी का अत्याचार आपके ऊपर। मैं आ रही हूँ आपको लेने, और आप मेरे पास ही अब रहना। गुड़िया दूसरे ही दिन अपनी कार लेकर अपने पिताजी को लेने पहुंच जाती है ड्राइवर के साथ। जब अपने पिताजी को उस घर से लेकर जा रही होती है तो रास्ते में उसके पिताजी अपनी एक छोटी सी बैग खोलते हैं और उसमें से कुछ पेपर निकालकर गुड़िया के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, बेटी यह ले, ये पेपर मेरे पूरे बंगले और मेरी सारी प्रॉपर्टी का है। मैंने सब कुछ तेरे नाम कर दिया है। बेटी, जो तुझे जरूरत होगी तू ले लेना, और जो तुझे नहीं चाहिए उसमें तुम एक वृद्धा आश्रम बनवा देना, जिसमें मेरे जैसे वृद्ध और मेरे पिताजी जैसे वृद्ध लोग रहकर अपना जीवन यापन करेंगे। गुड़िया ने कहा, पिताजी आपने यह क्या किया? बिना सोचे समझे कोई फैसला क्यों कर लिया? साहिल ने कहा, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। अब इस बारे में तू कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है पापा, मैं आपके पूरे प्रॉपर्टी में वृद्धा आश्रम बनवा दूंगी। मुझे आपकी दौलत की कोई लालच नहीं है। इतना कहकर गुड़िया चुपचाप कार में बैठी रहती है। यहीं साहिल बीच की सीट में आराम से लेटे रहते हैं और गुड़िया ड्राइवर के पास वाली सीट में। जब घर आ जाता है, गुड़िया कार से उतरकर नीचे आती है और कहती है, पापा घर आ गया, सो गए क्या? ड्राइवर से कहती है, भैया थोड़ा मेरे पापा को सहारा देकर नीचे उतरवा दो। फिर गुड़िया आवाज देती है, पापा उठो, ड्राइवर को हाथ दो। लेकिन जब साहिल कुछ नहीं बोलते तो गुड़िया उन्हें हिलाती है, लेकिन वह चीख पड़ती है, पापा यह क्या हुआ? आप मुझे ऐसा छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी चीख सुनकर उसके घर वाले भी बाहर आ जाते हैं। गुड़िया का पति भी आ जाता है। तब लोग मिलकर साहिल को बाहर लाते हैं और उनकी अंतिम विदाई की तैयारी करते हैं। जब 13वीं के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद गुड़िया एक वकील बना बुलाकर उस प्रॉपर्टी के पेपर को दिखाकर अपने पिता की बताई हुई बात और उनकी इच्छा वकील से बताती है। वकील के आइडिया अनुसार राजू और उसकी पत्नी को नोटिस भेज दिया जाता है। राजू वह कोठी खाली करने के लिए तैयार नहीं होता। वह भी कई बड़े बड़े वकीलों से सलाह लेता है, लेकिन जब सब यही बताते हैं कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि यह प्रॉपर्टी तुम्हारे पिताजी के नाम थी और वह अपनी वसीयत बनाकर गए हैं, इसीलिए उनके वसीयत के अनुसार ही होगा। तो राजू उस कोठी को खाली कर देता है और पिताजी के इच्छा अनुसार उसमें गुड़िया वृद्धा आश्रम बनवा देती है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। क्या साहिल ने अपने बेटे को अपनी संपत्ति ना देकर अच्छा किया या बुरा? अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल में यदि पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है, खुशियां देता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।